फिल्म बेल बॉटम की कहानी शुरू होती है 1978 के सीन के साथ, जहां हमें बताया जाता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करने में लगे हैं और इन सब में उनको अंदर से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और हिंदुस्तान को बर्बाद करने में उनका सबसे कारगर तरीका साबित होता है प्लेन हाईजैक। उसके बाद प्लेन के सीन को दिखाया जाता है जिसमें बहुत से पैसेंजर होते हैं। तभी कुछ लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन प्लेन का जो पायलट होता है और उसके पास जो रेड बटन होता है उसको दबा देता है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को हाईजैक के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद पीएम इंदिरा गांधी को दिखाया जाता है, जहां इंडियन गवर्नमेंट के मंत्री और रॉ चीफ मौजूद है, जो पीएम को हाईजैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर इस केस को बेल बॉटम को हैंड ओवर करने की सलाह देता है। साथ ही वो बताता है कि बेल बॉटम पिछले 2 सालों से हाईजैक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और उसे हाईजैक के बारे में बारीकी से पता है, और यही से फिल्म में होती है बेल बॉटम की एंट्री। बेल बॉटम रॉ का एक एनालिस्ट है और बेल बॉटम उसका कोड नेम है। दरअसल में उसका असली नाम अंशुल मल्होत्रा है और अब 4 साल पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अंशुल यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। साथ ही वो फ्रेंच सिखाता है और सिंगिंग और डांसिंग भी सिखाता है। अंशुल अपने दोस्त से कहता है कि मेरी माँ कहती है कि बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। यहाँ पार्टी में उसकी माँ रावी और बीबी राधिका को दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे आशु के पास जाना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आशु अंशुल का एक बड़ा भाई है जो लंदन में रहता है और उसकी माँ उसी के पास जाने की जिद कर रही है। उसके बाद अंशुल और राधिका उसकी माँ को एक सरप्राइज़ देते हैं जिसमें पैसे ही पैसे दिखाई देते हैं। अंशुल ने अपनी माँ की लंदन की टिकट करा दी है और पैकिंग भी कर ली है। यहाँ उसकी माँ कहती है कि आशु उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, हालांकि वो ये सब मजाक में कहती है। अब अंशुल और राधिका माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं। अंशुल की माँ को अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें इनहेलर साथ में रखने की सलाह देता है। अब प्लेन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अंशुल को ये बात पता चलते ही वो दौड़कर मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ नेताजी कहते हैं कि उन्होंने हाईजैकर्स की बातें मान ली है और अब वो सभी यात्रियों को ट्रेन से दिल्ली भेज देंगे। अपनी माँ को लेने अंशुल स्टेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अंतिम संस्कार के वक्त उसका बड़ा भाई आशु आता है और कहता है कि माँ तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जबकि माँ दोनों से बहुत प्यार करती थी। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ आईबी का ऑफिसर बताता है कि प्लेन को आज़ादी दल ने हाईजैक किया है, लेकिन बेल बॉटम का कहना है इसमें आईएसआई का हाथ है। वो आज़ादी दल का बस नाम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले कि हाईजैक्स आज़ादी दल ने किए हैं। अगर आज़ादी दल ने इस प्लेन को हाईजैक किया है तो वो प्लेन को लाहौर नहीं ले जाएंगे। अगर लाहौर ले जाएंगे तो समझ जाइए कि इसमें आईएसआई का हाथ है। वही एक आदमी आता है और कहता है कि प्लेन अमृतसर में लैंड हो चुका है। अब बेल बॉटम गलत साबित हो चुका है। अब फिर 4 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां रॉ के ऑफिसर अंशुल को अगवा कर लेते हैं। रॉ के एक बड़े ऑफिसर अंशुल को रॉ ज्वाइन करने की ऑफर देते हैं, लेकिन अंशुल मना कर देता है। लेकिन रॉ के ऑफिसर अंशुल को बताते हैं कि उसकी माँ की मौत नहीं हुई थी बल्कि मर्डर हुआ था, वो भी तड़पा तड़पा कर। ये सुनकर अंशुल इमोशनल हो जाता है और अब अंशुल रॉ ज्वाइन करने को तैयार हो चुका है और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान हमें पता चलता है कि अंशुल शूटिंग में बहुत अच्छा है और दिमाग से शार्प है, लेकिन फिजिकल में कमज़ोर है। अब उसका दिमाग और शार्प करने के लिए उसका नेशनल लेवल चेस प्लेयर के साथ मैचेस करवाते हैं। अब अंशुल हर चीज़ में परफेक्ट हो चुका है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अंशुल अपनी वाइफ के साथ लंदन चला जाता है। वहाँ गुरुद्वारे में उसे एक आदमी पर शक हो जाता है कि वो पिछले हाईजैक्स में शामिल था। वो उसका पीछा करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रॉ को भेजता है। अब रॉ ऑफिसर्स लंदन में उससे मिलने आ जाते हैं तो बेल बॉटम अपना प्लान बताता है। अब सारे ऑफिसर्स बेल बॉटम के साथ बिल्डिंग में घुस जाते हैं और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी एक आदमी वहाँ से औरत के कपड़े में भाग निकलता है। बेल बॉटम और वो आदमी एक दूसरे को देखते हैं। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग मान चुके हैं कि इस प्लेन हाईजैक में आईएसआई का हाथ है और बेल बॉटम को वापस बुला लेते हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ़ोन आता है कि इस बार पीएम इंदिरा गांधी पाकिस्तान को हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने से मना कर देती है और रिफ्यूल न करने की रिक्वेस्ट भी करती है। कॉल कट होने के बाद बेल बॉटम कहता है कि अगर वो प्लेन में रिफ्यूल नहीं करवाते तो वो एशिया के बाहर नहीं जा सकते और वो शायद कोलंबो, काबुल या दुबई में जाए। यही बात आईएसआई हाईजैकर्स को कहती है कि तुम्हारी जगह कोई और हैंडल करेगा। यहाँ एंट्री होती है डोडी की। ये वही है जिसने बेल बॉटम की माँ को मारा था। अब इस मिशन को डोडी ही हैंडल करने वाला है। डोडी इस प्लेन को दुबई में लैंड करने को कहता है। यहाँ बेल बॉटम ने अपनी टीम को तैयार किया है और उन्हें प्लान ए के बारे में बताता है कि उन्हें लगेज डोर से अंदर पहुँचना है और हाईजैकर्स को एलिमिनेट करना है।
अगर यह प्लान फेल हो जाता है तो प्लान बी में इंडियन आर्मी शिप्स समुद्र के रास्ते दुबई पहुंचेंगी। बेल बॉटम अपनी टीम के साथ दुबई पहुंचता है। वहां ISI के चीफ और ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं। यहां आदिला रहमान बेल बॉटम की टीम को सारी इन्फॉर्मेशन देती है और यहां दुबई के सीनियर कमांडिंग ऑफिसर को प्लान के बारे में बताते हैं और वो मान जाते हैं। यहाँ हमारे 2 ऑफिसर्स प्लेन में भेजे जाते हैं ये देखने के लिए कि सारे हॉस्टेजेस सही सलामत है। लेकिन अंदर जाने के लिए एक को ही परमिशन मिल जाती है और वो अंदर जाकर कोड लैंग्वेज में बताता है कि कितने आदमी वहाँ पर है। वही दूसरा ऑफिसर बेल बॉटम के कहने पर लगेज डोर से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ISI के चीफ देख लेते हैं और हाईजैकर्स को बता देते हैं, जिससे वो डोर बंद कर लेते हैं और प्लान ए फेल हो जाता है। और यहाँ दुबई के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहिए और उनसे नेगोशिएट करें। हम यहाँ देखते हैं कि इंडियन आर्मी के शिप्स दुबई बॉर्डर के पास आते हैं। तभी ISI चीफ को ये बात पता चल जाती है और वो ये बात दुबई के डिफेंस मिनिस्टर को बता देते हैं, जिससे वो बॉर्डर के रूट को बंद कर देते हैं। अब प्लान बी भी पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए हमारी रॉ के पास नेगोशिएशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे 2 मिनिस्टर्स नेगोशिएट करने के लिए प्लेन में चले जाते हैं। वहाँ वो हाईजैकर्स की डिमांड जान लेते हैं। वहाँ हाईजैकर्स कहते हैं कि उन्हें तेजपाल के साथ 5 लोग चाहिए जो जेल में बंद है और 1 मिलियन पाउंड के साथ उन्हें एक चार्टर प्लेन भी चाहिए। इस डिमांड को मिनिस्टर्स मान लेते हैं और वहाँ से वापस आने लगते हैं। तभी एक मिनिस्टर्स को हाईजैकर्स अपने पास रख लेते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि बेल बॉटम का मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन आदिला रहमान उनसे कहती है कि वो अभी भी उनकी मदद कर सकती है। लेकिन बेल बॉटम इससे इनकार कर देता है और वो आदिला से अंदर जाने की एक्सेस चाहता है। आदिला रहमान मान जाती है और उन्हें साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आदिला रहमान ISI से मिली हुई है और बेल बॉटम उसे वही बांध कर वहाँ से निकल जाता है। वही हाईजैकर्स की शर्तों को मान लिया गया है और उन्हें सब दिया जाता है और वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ रेत का बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे कि सामने क्या है कुछ भी नज़र नहीं आता, जिसका फ़ायदा उठाकर बेल बॉटम की टीम उन पर अटैक करके सबको बेहोश करके पकड़ लेती है और उन्हें उठाकर प्लेन में डाल देती है। और यहाँ दुबई के डिफेंस मिनिस्टर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुबई में खून खराबा किया गया है और इसलिए वो प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन नहीं देते। वहाँ बेल बॉटम उन्हें कहते हैं कि सर, दुबई की रेत में खून का एक कतरा भी नहीं बहा, और उन्हें यह भी बताते हैं कि आदिला रहमान ISI के साथ मिली हुई है। हमारे प्लेन को वहाँ से टेक ऑफ करने की परमिशन मिल जाती है और प्लेन सलामत इंडिया पहुँच जाता है। फिल्म के एंड के सीन में बेल बॉटम की वाइफ राधिका रॉ के एक बड़े ऑफिसर से बात करती है। तब ऑफिसर कहता है कि ही इज़ ब्रिलियंट और बेल बॉटम जैसा एजेंट देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी राधिका कहती है कि उसने पर्सनली अंशुल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, मतलब राधिका भी रॉ का एक हिस्सा है ऐसा लगता है, और उसी ने अंशुल को रॉ में भर्ती करवाया था। लेकिन इस बात को पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाया नहीं जाता सिवाय क्लाइमैक्स की। क्लाइमैक्स में यह देखकर झटका जरूर लगता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।